हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें हम देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और उसका अंतिम चैप्टर यानी कि पाठ 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे प्रीवियस चैप्टर्स के भी महत्वपूर्ण चीजें शामिल की गई हैं। इस चैप्टर को आज के सेशन में हम एक बार में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पर इसके छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस भी ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको भी आप जरूर देख लेंगे। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करूं, इस बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जिसके लिए आपको कभी किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का जो ये चैप्टर है वो क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। देखिए, एक बात तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है। जैसे जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इस चैप्टर में आपको संप्राप्ति या रेवेन्यू के बारे में भी बताया गया है, आगम, जो मैंने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में कराए हैं डिटेल में, क्योंकि वहां भी उसकी आवश्यकता थी। ठीक है, यहां भी शॉर्ट में आपको बता दूंगा। इसके अलावा जब मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बता रहा था, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बता रहा था, तो वहां भी मैंने आपको एकाधिकार एकाधिकृत के बारे में चर्चा की थी। और कुल मिलाकर इस चैप्टर में उन्हीं चीजों की चर्चा ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का मतलब यह है कि जो अलग अलग शर्तें प्रतिस्पर्धा के लिए हैं, उन शर्तों की अगर अभाव हो जाए, वो क्या क्या शर्तें हैं मैं आगे भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन मार्केट की जो जो शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को हटा दिया जाए, उन शर्तों को कम कर दिया जाए, उनका अभाव कर दिया जाए, तो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा जो प्रतिस्पर्धा रहित होगा। उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे कि भैया प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का मतलब क्या है। कब आप ये कहेंगे कि एक ऐसा बाजार जिसमें बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। जैसे मैंने जब आपको प्रतिस्पर्धा बाजार में हम डिस्कस कर रहे थे, पूर्ण प्रतियोगिता डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कुछ विशेषताएं देखी थी। जैसे बहुत सारे क्रेता होंगे, बहुत सारे विक्रेता होंगे, जो बाजार है उसका पूरा ज्ञान होगा, जो जितने भी ग्राहक होंगे चाहे या विक्रेता क्रेता होंगे, उनको बाजार का संपूर्ण ज्ञान होगा। जो मार्केट में एंट्री है यानी कि जो प्रवेश है और जो बहिर्गमन है सॉरी, मार्केट को छोड़ के जाने का जो प्रोसेस है, वो दोनों क्या है, वो दोनों बिल्कुल अलाउ होगा, दोनों आसान होगा, दोनों के लिए स्वीकृति रहेगी। ठीक है ना, एक जैसा कीमत रहेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा में जो जो चीजें शामिल होती हैं, अगर उनमें से किसी भी चीज का अभाव हो जाए, एक या कई शर्तों का अगर लोप हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर उस बाजार को हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहते हैं। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। जब हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार की चर्चा करेंगे तो हम टकराएंगे एकाधिकार से, जिसको कहा जाता है मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली, एकाधिकार, जिसकी चर्चा मैंने उस चैप्टर में भी की थी। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल, और पोली मतलब होता है सेलर, यानी जब बाजार में केवल एक विक्रेता हो और बहुत सारे क्रेता हो। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं होती हैं, उसमें से अगर कोई एक कमी हो जाए तो वो प्रतिस्पर्धा रहित हो जाता है। तो एकाधिकार को आप प्रतिस्पर्धा रहित कैसे बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे विक्रेता नहीं हैं, ध्यान रखिए, और यहां पर जो वस्तु बेची जा रही है उसके कोई स्थानापन्न या उसका कोई विकल्प भी बाजार में मौजूद नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक जब हम इसको चर्चा करेंगे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का, तो उसमें हम एकाधिकार की बात करेंगे, मोनोपोली की बात करेंगे। अब उसके बाद कहानी आती है एकाधिकार में मांग वक्र। तो एकाधिकार में मांग वक्र से मतलब यह है, जब भी आप किसी बाजार में मांग वक्र की बात करेंगे तो वहां पर बेसिकली आपको 2 चीजें दिखानी पड़ती हैं। बेसिकली एआर कर्व जो होता है, जिसको आप औसत आगम कहते हैं, औसत आगम वक्र, ये दिखाना पड़ता है। तो ये इसकी भी चर्चा थोड़ी करेंगे कि जब आप एकाधिकार में आएंगे तो वहां पर मांग वक्र कैसा होगा, सीमांत आगम के साथ इसका कैसा संबंध रहेगा। अच्छा, जब हमने पहले क्लासेस की थी तो जब हम पूर्ण प्रतियोगिता कर रहे थे तो उसमें हमने एक ऐसा ग्राफ देखा था जहां पर AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, ऐसा हमने एक कर्व देखा था, आपको याद होगा, मैंने कई बार कराया है। तो क्या सिचुएशन बदलेगी, क्या AR कर्व की दिशा या उसका जो, जिसको आप कहते हैं कि जो उसका ढाल है या उसका आकार है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा? तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एकाधिकार के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे
अपूर्ण प्रतियोगिता की, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, हालांकि वो मिलता जुलता ही कंसेप्ट है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उससे, लेकिन थोड़ा सा अलग से इसको देख लेंगे। और इसमें सबसे पहले जिसमें प्रतियोगिता पूर्ण नहीं है, ठीक है, और इसमें बात करेंगे हम सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक। इसमें किसकी बात करेंगे हम? पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे। अब ये क्या होती है? अब जो एकाधिकृत प्रतियोगिता होती है, इसकी विशेषता ये रहती है कि इसमें कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की होती हैं और कुछ विशेषताएं एकाधिकार की होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बाजार है, इसकी भी चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक से समझेंगे। तो एक बार हम बात करेंगे एकाधिकार का, एक बार बात करेंगे एकाधिकृत का। तो दोनों बाजारों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी में कई बार एकाधिकार को एकाधिकारी फर्म भी कहते हैं और इसको तो एकाधिकृत कहते ही हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है एकाधिकार और यह है एकाधिकृत। तो जहां पर आपको दोनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की भी देखने को मिलती हैं और एकाधिकार की भी मिलती हैं। तो क्या कंसेप्ट है इसको भी हम बारी बारी से समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे द्वैधाधिकार। द्वैधाधिकार का मतलब ये होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डुओपोली। डुओपोली क्या है? अब डुओपोली का मतलब ये होता है कि जहां पर केवल दो विक्रेता हों, फिर देयर आर ओनली टू सेलर्स। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब पूरी इंडस्ट्री में, पूरे बाजार में केवल दो ही विक्रेता हैं और कोई है ही नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझ लीजिए कि पेप्सी और कोका कोला, दो कंपनी है, पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। हालांकि ये अल्पाधिकार का अच्छा एग्जांपल है, लेकिन फिर भी जब भी मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब केवल वहां पर दो ही विक्रेता रहेंगे तो उसको आप द्वैधाधिकार कहेंगे। ये भी अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, इसकी चर्चा भी कर लेंगे थोड़ा सा। फिर हम बात करेंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली को बोलते हैं अल्पाधिकार, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अल्पाधिकार का मतलब ये होता है जहां देयर आर फ्यू सेलर्स, कुछ विक्रेता, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि एक या दो हो और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा हो। यहां पर कुछ विक्रेता आपको दिखाई पड़ेंगे और यहां पर वो सब मिलकर एक ऐसा समूह और एक ऐसी सिचुएशन बना लेंगे कि कोई भी नया विक्रेता जल्दी मार्केट में इंटर ना कर पाए, वो जल्दी अपनी जगह ना बना पाए, और यही एक तरह का अपना केवल शासन चलाते रहे, एक तरह से केवल विक्रय करते रहे। तो ये चीज अल्पाधिकार में दिखाई पड़ती है, ठीक है। और यहां पर जनरली क्या होता है कि एक अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कार्टेल, मैं इसकी चर्चा करूंगा। अब ये क्या करते हैं कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं कि ये कीमतें एक जैसी कर लेते हैं और इसमें से कोई भी अगर दूसरा फर्म नया मार्केट में आना चाहे तो ये लोग मिलजुल कर ऐसा काम करेंगे कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए। जिसको कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज जो हैं, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बड़ा अच्छा एग्जांपल इसलिए है क्योंकि आप देखो कि दो ही तीन, जैसे कोक, पेप्सी, यही एक दो जो हैं वो ये विक्रेता हैं, और ये किसी दूसरे को, अगर कैंपा कोला मान लीजिए आना चाहा मार्केट में, तो जैसे ही कैंपा कोला आने का प्रयास किया, इन्होंने अपने मार्केट में दाम इतना कम कर दिया कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, इसको भी डिटेल में थोड़ा देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण अंतर, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, पूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार में क्या अंतर है, इस तरह के अंतर जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण, छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, इसको समझ लीजिए। और एक बात का और ध्यान रख लीजिए कि मैंने वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं जो पहले नहीं कराई गई हैं, और कुछ और ऐसी चीजें जो पहले कई बार दूसरे चैप्टर्स में कराई हैं उसको हम स्किप भी करेंगे या उसको शॉर्ट में भी करके रखेंगे। जैसे आगम को हमने 2-3 चैप्टर में लगातार कर लिया, जो संप्राप्ति है, तो उसको हम बहुत शॉर्ट में आपको अलग से एक बार बता देंगे। बहुत डिटेल में उसमें टाइम नहीं देंगे, और जो नए हैं बिल्कुल उन पर हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, तो कहानी शुरू होगी प्रतिस्पर्धा रहित बाजार से। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार मतलब वो बाजार जहां पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें न हो। तो मैंने आपको शुरू में बताया, पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें न हो, इसका मतलब क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें न हो, इसका मतलब या तो अधिक क्रेता विक्रेता न हो, स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन न हो, या कीमत समान न हो। ठीक, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में हमने क्या देखा था? पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था कि या तो क्या होगा, देयर विल बी, उसकी विशेषताएं क्या थी, जल्दी मेरे साथ बताइए, याद आ रही है आपको? उसमें क्या विशेषताएं थी? देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत भारी संख्या हो। नंबर एक तो बात ये करी गई थी। दूसरी बात क्या करी गई थी? जहां पर फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, मतलब वो कभी भी मार्केट में आ जाए, कभी भी मार्केट से बाहर चली जाए, ऐसी व्यवस्था की गई हो। और जहां पर कीमतें समान हो, मतलब क्या होता था वहां पर?
एक विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी कीमत हमेशा समान रहती थी। तो जब कीमत समान रहती थी तो औसत आगम जो था, एवरेज रेवेन्यू, वो भी समान रहता था, और इसलिए इसका मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत संप्राप्ति भी समान रहती थी। ये तीनों चीजें क्या रहती थी, हमेशा समान रहती थी। और इसलिए जब हम कर्व बनाते थे तो कर्व ऐसा बनता था, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, यही सिचुएशन थी, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। जब इनमें से ये कुछ शर्तें गायब हो, या सारी गायब हो, या कोई एक शर्त भी गायब हो, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, यानी ऐसा बाजार जहां पर पूरी तरह प्रतिस्पर्धा दिखाई नहीं देती है, जहां पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तों में से सभी या किसी एक शर्तों का अभाव होता है, ठीक है। एक ये बेसिक जानकारी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार की बात करें तो हमारे सामने सिचुएशन आएगी एक एकाधिकार और बाकी ये अपूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन मैंने चारों तरह के बाजारों को एक साथ ले लिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एकाधिकार जिसकी चर्चा मैंने की, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली, ठीक है, जहां पर एक विक्रेता, ठीक है, क्या रहेगा यहां पे, एक विक्रेता, ठीक बात। एकाधिकृत जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। तो यहां पर भी, यहां एक चीज होती है कि यहां कई विक्रेता और क्रेता होते हैं, लेकिन यहां पर समरूप वस्तुएं नहीं रहती हैं, यहां पर वस्तु विभेद देखा जाता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो जो एकाधिकार में एक विशेषता थी कि समरूप वस्तुएं रहेंगी, वो चीज यहां आकर गायब हो जाती है। द्वयाधिकार इसको बोलते हैं हम डुओपोली, और यहां पर होंगे दो विक्रेता, ठीक है। इसमें तो कई विक्रेता होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एकाधिकृत में पूर्ण प्रतियोगिता के भी कुछ विशेषताएं रहेंगी और कुछ वो क्या रहेंगी, एकाधिकार की भी रहेंगी। अल्पाधिकार में क्या होगा, अल्पाधिकार जिसको बोलते हैं ओलिगोपोली, ओलिगोपोली यानी कुछ विक्रेता, ठीक है। एक इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप जब क्या पढ़ेंगे, आप जब पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, तो आप इन चार तरह के बाजारों को मुख्य रूप से देखेंगे। इन चार तरह के बाजारों की विशेषता, इसमें आने वाले कर्व, इनकी चर्चा आप यहां पर करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें अर्थ होता है इसका। अब देखिए, एकाधिकार से आशय क्या है। तो एकाधिकार शब्द का उद्गम ग्रीक शब्द मोनोस तथा पोलस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है अकेला विक्रेता, जहां पर केवल एक आदमी विक्रेता करना हो। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, आपने देखा होगा शराब की दुकान, लीकर शॉप्स। अच्छा देखिए, एकाधिकार होने के कई कारण भी होते हैं। कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए कई बार कानूनी रूप से एकाधिकार हो गया, कई बार जो प्राकृतिक रूप से एकाधिकार हो गया, कई कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए कानूनी रूप से एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि एक इलाके में या एक जिले में केवल एक व्यक्ति, जिसको हम बताएंगे, वही शराब बेच सकता है। होता है ना, आपने देखा होगा सरकारी शराब की दुकान लिखा होता है, सरकारी ठेके की दुकान। खैर आप ना देखें तो बेहतर है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो अब अगर मान लीजिए सरकारी शराब की दुकान है, जहां पर गवर्नमेंट बोल रही है कि शराब वो बेचेगा, तो गवर्नमेंट ने एक तरह से कानूनी रूप से मोनोपोली बना दिया, एकाधिकार बना दिया कि दूसरा कोई बेच ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो एकाधिकार का मतलब होता है जहां पर केवल अकेला विक्रेता हो। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि प्राकृतिक या भौगोलिक रूप से भी एक एकाधिकार हो सकता है। जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, अब वहां की स्थिति ऐसी है कि सेब वहां पे केवल होंगे, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। तो बाकी राज्यों के लिए सेब उगाना, बाकी राज्यों के किसानों के लिए सेब उगाना नामुमकिन हो गया, तो उसका एकाधिकार हो गया कि ठीक है, हम ही केवल उगा पाएंगे। तो कभी कभी प्राकृतिक रूप से होता है, कभी कभी कानूनी रूप से होता है, या किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति अकेला विक्रेता बन जाए या उसकी अकेली फर्म हो जाए, तो वो एकाधिकार कहलाती है। तो किसी भी फर्म को एकाधिकारी उस समय कहा जाता है जो जब वह वस्तु विशेष की एकमात्र पूर्ति करता होती है। तो जब कोई भी फर्म अकेले पूर्ति करने वाली होती है, उसके अलावा दूसरा कोई पूर्ति करने वाला होता ही नहीं है, तो वो एकाधिकारी कहलाता है। अतः फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए मांग वक्र वस्तु विशेष का बाजार मांग वक्र हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो उस फर्म ने जो कुछ भी उत्पादित किया है, उस फर्म ने जो कुछ सप्लाई किया है, वो पूरे मार्केट के लिए बाजार मांग हो जाता है, मांग वक्र हो जाता है। यानी यहां सबके मांग को लेकर मांग वक्र नहीं बनेगा,
एक व्यक्ति ने जो डिमांड कर दी, जो सप्लाई कर दी, और उसी से जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो सबके लिए मांग वक्र वहां बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि एकाधिकारी के लिए विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता, वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई। ठीक है, तो कब माना जाएगा कि एकाधिकार है? जब वस्तु के उत्पादन पर उस फर्म का या उस व्यक्ति का या उस विक्रेता का पूरी तरह से नियंत्रण हो। नियंत्रण मतलब वो चाहेगा तो मार्केट में पूर्ति होगी, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगी, कोई और नहीं कर सकता। इस प्रकार फर्म तथा उद्योग एक ही होते हैं, एकाधिकारी एक फर्म है या उद्योग है। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, एकाधिकारी वस्तु की कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। निकट स्थानापन्न मतलब इसको बोलते हैं नियर सब्स्टिट्यूट। नियर सब्स्टिट्यूट मतलब जो चीज वो बेच रहा है वैसी कोई भी चीज दूसरे किसी के पास नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए लेट सपोज एग्जांपल के लिए मैगी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, मैगी कोई नहीं बना रहा है, पर मैगी जैसे दूसरे नूडल्स और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो इसको माना जाएगा कि नियर सब्स्टिट्यूट या निकट स्थानापन्न है। स्थानापन्न मतलब जिसके स्थान पर दूसरा कुछ यूज हो सके। लेकिन जो एकाधिकार बाजार है उसमें जो चीज मिलती है वो किसी के पास वैसी दूसरी कोई चीज नहीं होगी, तभी एकाधिकार माना जाएगा। अब मान लीजिए बोला गया कि शराब कोई एक ही आदमी बेचेगा, दूसरा आदमी बोला ठीक है शराब नहीं, लेकिन हम शराब जैसी दूसरी चीज बेचेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं माना जाएगा, तब एकाधिकार बाजार नहीं रह जाएगा। एकाधिकार बाजार तभी होता है कि जो उसमें वस्तु बेची जा रही है वैसी कोई भी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न कहीं और ना हो। एकाधिकारी इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि भविष्य में कोई अन्य फर्म उसकी प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो एकाधिकारी है, जो मोनोपोली वाला है, वो एकदम कंफर्म रहे, निश्चिंत रहे कि दूसरी कोई फर्म उसको चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि कोई और जो है उस चीज को नहीं बेच पाएगा। एकाधिकारी के क्षेत्र में फर्मों के प्रवेश के प्रति प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं, जैसे पेटेंट द्वारा वैधानिक रुकावट, एकाधिकारी फर्म की नई फर्मों को पनपने न देने की सामर्थ्य। अब जो एकाधिकारी फर्म होती है वो दूसरे को इंटर नहीं करने देती। ध्यान रखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश बिल्कुल मतलब मुक्त था, आ सकती थी, लेकिन यहां क्या होता है, एकाधिकारी में प्रवेश, नई फर्मों का प्रवेश वर्जित होता है। कैसे वर्जित होता है? अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई नई गाड़ी बनानी सीखी और उसने उसका पेटेंट करवा लिया। पेटेंट मतलब सरकार से उस पर पेटेंट लगवा लिया कि ये मैंने खोज की है, तो वैसी दूसरी गाड़ी कोई और नहीं बेच सकता, कोई बना ही नहीं सकता, तो दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल प्रवेश वर्जित हो जाएगा, है ना। तो जो एकाधिकारी फर्म होते हैं वो दूसरों के प्रवेश के प्रति रुकावटें लेकर आते हैं, उसमें दूसरे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, दूसरा आदमी कंपटीशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, अब जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली है, उसके कुछ प्रकार हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। किस किस तरीके के एकाधिकार हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ मोनोपोली, यानी किस किस प्रकार के क्या हो सकते हैं, एकाधिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक एकाधिकार, जिसको आप बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की कि प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जिन सिचुएशन में दूसरे लोगों के लिए बाजार में उतरना या पूर्ति करना बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है ना, जैसे कुछ ऐसी प्राकृतिक संसाधन है जो किसी एक ही क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो दूसरे लोग, अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाले सोचें कि मैं चाय का उत्पादन करूं और चाय का उत्पादन करके चाय का विक्रेता बन जाऊं, तो संभव नहीं है ना, उस तरह की मिट्टी और क्लाइमेट नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक एकाधिकार, कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक मोनोपोली हो जाती है। जैसे मान लीजिए सरकारी कंपनी, अब रेलवे है, ठीक है, तो रेलवे जैसी दूसरी सुविधा या रेलवे जैसा ट्रांसपोर्टेशन चलाना किसी के लिए भी अनुमति नहीं है। उसमें कोई चाहे कि अपनी पर्सनल रेलवे चला ले तो नहीं, उस पर रेलवे का क्या है, मोनोपोली है। तो रेल ट्रांसपोर्ट पे एक तरह से इंडियन रेलवे का क्या हो गया, एकाधिकार हो गया, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वित्तीय एकाधिकार, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मोनोपोली। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी कंपनी होती है जिसको चलाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, और अगर अलाउ भी किया जाए तो कोई उतना पैसा नहीं लगा पाएगा। तो जो आदमी वो काम कर रहा है उसके लिए वो एकाधिकार हो गया, उसी के पास पैसा है वही कर सकता है। वैधानिक एकाधिकार बोलते हैं लीगल मोनोपोली को। मतलब मान लीजिए कि सरकार ने बोला कि कानूनी रूप से ये आदमी ही शराब बेच सकता है इस एरिया में,
कानूनी रूप से ये इस तरह के डिजाइन का पेटेंट हम इस आदमी को देते हैं, दूसरा कोई उस तरह की डिजाइन नहीं कर सकता। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो कानूनी रूप से किसी को क्या देती हैं, एकाधिकार की अनुमति देती हैं। और एकीकरण एकाधिकार इसमें अभी चर्चा कर लेंगे। तो ये 4-5 तरीके के एकाधिकार या मोनोपोली हैं जो आपको एकाधिकार के प्रकार के रूप में होते हैं। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक एकाधिकार की। तो देखिए, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न एकाधिकार को प्राकृतिक एकाधिकार कहा जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश या क्षेत्र विशेष में किसी कच्चे पदार्थ का संकेंद्रण होता है तो उस पदार्थ का उपयोग करने का एकाधिकार स्थापित हो जाता है, जैसे बांग्लादेश का जूट पर एकाधिकार। तो मैंने अभी आपको बताया कि कई बार ऐसे नेचुरल जगह होती हैं जहां पर किसी एक चीज का उत्पादन क्या होता है, उनके लिए बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट होता है, नेचुरली मिला हुआ है। तो फिर वैसा दूसरे के पास नहीं हो सकता। अब आप सोचो कि तमिलनाडु सोचे कि जूट का प्रोडक्शन खूब ज्यादा कर ले, या इंग्लैंड सोचे कि वो जूट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ले, तो नहीं कर सकता। वो बांग्लादेश को मिला हुआ है उस तरह का क्लाइमेट, उस तरह की सॉइल, उस तरह का कंडीशन, कुछ अपने बंगाल में भी है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है कि जब नेचुरली कोई चीज, कोई संपत्ति, कोई खनिज पदार्थ, कोई ऐसी सिचुएशन जो किसी एक जगह के लिए पर्टिकुलर हो जाती है, तो वहां पर प्राकृतिक एकाधिकार स्थापित हो जाता है। दूसरा, सार्वजनिक एकाधिकार। जब सरकार सामाजिक हित में कुछ वस्तुओं और सेवाओं को अपने नियंत्रण में ले लेती है तो उसे सार्वजनिक एकाधिकार कहा जाता है। जब से देश आजाद हुआ, आपको पता है कि सरकार ने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में रख ली, जैसे जो संचार है, कम्युनिकेशन, तार, डाक, सारी सुविधाएं अपने हाथ में रखी थी। ठीक है, तब मोबाइल, तब जो टेलीफोन के भी केंद्र थे वही भारत सरकार के ही थे, अब तो प्राइवेट हो गए हैं, है ना। जैसे एटॉमिक एनर्जी, जो आप अंतरिक्ष वाले पूरे देखते हैं, पूरी क्रियाकलाप, वो है ना, अब उसमें भी धीरे धीरे हालांकि खोल रहे हैं प्राइवेट के लिए। इसके अलावा भारतीय रेल एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जब सरकार अपने अंडर में कुछ चीजों को ले लेती है कि नहीं, ये मैं प्राइवेट नहीं, जैसे डिफेंस, जैसे आपका जो आर्मी है, जो सेना है, देश की सुरक्षा जो है वो भी सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो जब ये सारी चीजें सरकार अपने हाथ में रखती है तो फिर उस सिचुएशन में उसको सार्वजनिक एकाधिकार कहा जाता है, जिसको पब्लिक मोनोपोली कहते हैं। और जैसे डाक, तार, रेल, यातायात, विद्युत शक्ति इत्यादि पर सरकार का नियंत्रण है, और इसको हम फिर क्या बोलेंगे, सार्वजनिक एकाधिकार बोलेंगे। ठीक बात समझ रहे हैं। वित्तीय एकाधिकार। जब सरकार कर्मचारी और उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देती है और वित्तीय नियंत्रण पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती है, तो भारत में जीवन बीमा, साधारण बीमा, ये वित्तीय एकाधिकार के उदाहरण कहे जा सकते हैं। हालांकि अब बीमा को तो प्राइवेट भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जब जो वित्तीय उपक्रम हैं, जो वित्तीय कंडीशंस हैं, उसमें सरकार एक अपने कंट्रोल में ले ले, फाइनेंस अपने हाथ में ले ले, दूसरे को अलाउ न करे, तो फिर उसको वित्तीय एकाधिकार में रूप देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, वित्तीय एकाधिकार में एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन कोई है, ऐसा कोई उद्योग है, फर्म है, जहां पर इतना भारी इन्वेस्टमेंट है कि कोई और ना कर सके, तो वो भी वित्तीय एकाधिकार में परिवर्तित हो जाता है। वैधानिक एकाधिकार। तो वैधानिक नियम, यानी जिसको आप बोलते हैं लीगल, ठीक है। तो वैधानिक नियमों के अंतर्गत जब सरकार किसी व्यक्ति को यह अधिकार दे कि वो व्यक्ति ही किसी वस्तु या सेवा विशेष को व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करा सकता है, तो उसे वैधानिक एकाधिकार कहते हैं। जैसे शराब, ठीक है, गांजे की भी दुकान होती है, भांग, सरकारी भांग की दुकान होती है, ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं। जब सरकार बोले कि देखो केवल इसी आदमी को हम परमिशन देंगे कि इन चीजों को वो बेचेगा, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो वैधानिक एकाधिकार हो जाता है। इसमें पेटेंट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि दूसरे किसी और को परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये कानूनी रूप से ये चीजें की जाती हैं, तो इसको आप वैधानिक एकाधिकार के अंतर्गत रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एकीकरण एक अधिकार। तो जब प्रतियोगिता की समाप्ति तथा ऊंचे मूल्य प्राप्त करने की दृष्टि से वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली विभिन्न फर्में मिलकर एकाधिकार उत्पादन करने वाली विभिन्न फर्में मिलकर एकाधिकार का निर्माण करती हैं, तो एकीकरण इसको एकाधिकार कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं कार्टल। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि कई बार ऐसी होती है कि 3-4 कंपनियां हैं और वो क्या करती हैं कि ऊंचा मूल्य प्राप्त करना चाहती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, लेट सपोज यहाँ पर पेप्सी है, यहाँ पर कोको कोला है, एक कोई कंपनी एक जेड मान लीजिए। अब इन्होंने बोला कि यार हम 2 ही 3 लोग बेचने वाले हैं, तो चलो हमको जो बेचना है उसको हम 20 रुपए का बेचते हैं, 5 रुपए के बजाय 20 रुपए का बेचते हैं। अगर कोई एक इसमें से अगर करता तो 2 का ज्यादा बिकता और वो लॉस में चला जाता, लेकिन अगर तीनों मिलकर कीमत 20 रुपए कर दें तो ग्राहकों को और कहीं से तो वो चीज मिलेगी नहीं। आप ध्यान लगा के कभी कभी सोचना, बहुत बार ऐसा कंडीशन आता है जब आप देखते ही होंगे कि 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक का जो दाम होता है वो चाहे पेप्सी लो, कोक लो, उतना ही होता है।
जो वो आप लोहे वो शीशे की बोतल लेते हो, वो कोक और कोल्ड ड्रिंक की, स्प्राइट जो भी पीते हो आप, तो उसका क्या देखो, चाहे आप स्प्राइट ले लो, कोक ले लो, थम्स अप ले लो, सब उतने की ही मिलती है। तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इतने में ही बेचते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये एक तरह का, ये भी एक एकाधिकार है। जब सब मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, एक तरह की मोनोपोली स्थापित कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन स्थापित कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। भारत में एसोसिएट सीमेंट कंपनीज इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये सीमेंट कंपनियों ने मिलकर क्या किया है, ऐसा एक उदाहरण स्थापित कर लिया है। तो ये क्या थे, ये एक तरह से अपने तरफ से क्या हो गए आपके, जिसको कहते हैं कि एकाधिकार के प्रकार हो गए। तो आई होप कि ये चारों पांचों प्रकार आपको ध्यान में आ रहे होंगे। इसको शॉर्ट में लिखकर आप समझ सकते हैं और बहुत ही आराम तरीके से, आराम से इसको आप एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब एकाधिकार के मांग वक्र की थोड़ी चर्चा करेंगे कि एकाधिकार में जो मांग वक्र होगा, और जनरली मैंने आपको अभी बताया कि एकाधिकार में या किसी भी मांग वक्र का आपको दिखाना है तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बाजार में मांग वक्र किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं औसत आगम वक्र को। औसत आगम, जिसको आप बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो औसत आगम का आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मांग वक्र। अब इसको दिखाते हैं कैसा होगा, क्या होगा, इसको तो हम समझ लेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि आखिर औसत जो भी मांग वक्र एकाधिकार में होगा वो कैसा होगा, उसका रीजन क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं वो क्या होगा। देखिए, जो एकाधिकारी होता है, एकाधिकृत नहीं कह रहा हूं, एकाधिकारी यानी एकाधिकार वाला, जो एकाधिकारी होता है उसका उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है, वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, वह मूल्य निर्धारण करने वाला होता है, न कि मूल्य को स्वीकार करने वाला। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो एकाधिकारी होता है वो क्या होता है, मूल्य निर्धारण करने वाला नहीं, मूल्य को स्वीकार करने वाला होता है। ये कुछ विशेषताएं भी हैं। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर आपको मांग वक्र समझ में आ जाएगा। मूल्य को निर्धारण करने वाले का क्या मतलब है, मूल्य को निर्धारण करने वाले का मतलब है कि वो ऊपर से कोई कीमत बता दी गई उस पर नहीं बेचता है, उसको जो मर्जी है उस कीमत पे बेचेगा। क्यों, क्योंकि वो एकाधिकारी है, वो मार्केट में अकेला है, उसको दूसरे का कोई प्रेशर नहीं है। समझिए बात को। अब वही पूर्ण प्रतियोगिता थी, वहां क्या था, उसको कीमत स्वीकार करनी पड़ती थी। जो ऊपर से कीमत बता दी गई वही उसको एक्सेप्ट करनी है और उसी कीमत पर बेचना है। यहां वो क्या है, कीमत स्वीकार नहीं कर रहा है, कीमत खुद डिसाइड कर रहा है। तो एक बात तो ये आ गई, जब कीमत वो खुद डिसाइड करेगा तो यहां पर होगा कीमत विभेद। क्या होगा, कीमत विभेद। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कीमत विभेद या मूल्य विभेद जिसको कहते हैं। मूल्य विभेद लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। मूल्य विभेद का मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो दुकानदार था वो एक ही कीमत पे सभी लोग बेचते थे, यहां पर जो दुकानदार है वो अलग अलग कीमतों पर बेचेगा। ये बात अलग है कि वो ज्यादा बेचने के लिए कीमतें थोड़ी घटाएगा, अभी चर्चा में करूंगा, वहीं से मांग वक्र बनेगा। तो एक तो वो अकेला उत्पादक होता है, पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, और वो पूर्ति को निर्धारण करने वाला होता है, पूर्ति को, कीमत को निर्धारण करने वाला होता है, मूल्य को स्वीकार नहीं करता, वो खुद डिसाइड करता है कि मूल्य यहां पर क्या रहेगा। चूंकि वह मूल्य को प्रभावित कर सकता है, अतः अपनी उत्पादित वस्तु की मांग की स्थिति के अंतर्गत वह वस्तु का मूल्य और उत्पादन की मात्रा इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त हो। अभी मैं मांग वक्र की तरफ ही आ रहा हूं। जब वो कीमत चेंज कर सकता है, देखो पूर्ण प्रतियोगिता में तो ऑप्शन ही नहीं था कि कीमत चेंज करे, लेकिन अगर यहां पर ऑप्शन है कि वो कीमत चेंज कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा कीमत रखेगा जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा ले। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तब तो कीमत वो ज्यादा कर देगा, लेकिन मांग का नियम आप समझिए। मांग का नियम ये बताता है कि अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग होगी, और यदि कम कीमत होगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी वस्तु की। तो इसको ये लॉजिक समझ में आता है। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में तो ऑलरेडी एकदम पहले से आई कीमत होती है, अब उससे कम अगर कोई कीमत करेगा तो वो घाटे में चला जाएगा। लेकिन जो एकाधिकार है वहां पर तो कीमत खुद डिसाइड करने का पावर होता है। तो वो सोचेगा, जरूरी नहीं कि वो हर बार कीमत को बढ़ाएगा, ये मौका पाके वो सोचेगा थोड़ा कीमत कम भी कर देता हूं ताकि खूब ज्यादा चीज बिके और लाभ ज्यादा हो। कुल मिला के उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो क्या कर सके, ऐसी कीमत करे और उत्पादन की मात्रा इस प्रकार रखे कि उसको अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए वो क्या करेगा, एकाधिकारी को अधिकतम मौद्रिक लाभ उस उत्पादन स्तर पर मिलता है जहां उसकी सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो। तो ये तो हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी देखा था, जहां सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर थी। वही एकाधिकार में भी होता है, उसको अधिकतम लाभ मिलता है वहां पे। एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ये आगे असली कहानी जिसके लिए हम पढ़ रहे थे। मांग वक्र कैसा होगा,
ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, ये है x, ये है y, तो यहां पर जो AR और MR होगा वो ऋणात्मक ढाल वाला, तो ये AR होगा, ये क्या होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। अच्छा, यहां पर रहेगी कीमत, ठीक है ना, प्राइस रहेगी, यहां रहेगी क्वांटिटी। तो अगर कीमत यहां पर है मान लीजिए, या अगर मान लीजिए ये, अगर ये P है, प्राइस यहां पे है, तो क्वांटिटी यहां पे होगी, ये Q होगा। और यहां अगर क्वांटिटी पहुंचानी है तो प्राइस आपको नीचे ले आनी पड़ेगी। मतलब वो क्या करता है कि प्राइस को कम करके, प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी इतनी, केवल इतना ही बेच पा रहा है, तो उसको अगर मात्रा यहां से यहां तक लानी है तो कीमत को भी उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि जो इसका AR कर्व है, जो यानी इसका जो मांग वक्र है, वो क्या होगा, वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा। और मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि मांग के नियम के अनुसार यदि मांगी गई मात्रा, यदि वस्तु की कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घटेगी। तो इस संदर्भ में जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक होगा। और MR कर्व इसके नीचे होता है और वो ऋणात्मक भी हो जाता है, मतलब वो कि निगेटिव भी चला जाता है, और वो हमेशा AR के नीचे ही रहेगा, सीमांत आगम वक्र। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो एक एकाधिकारी फर्म का जो मांग वक्र है वो कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। किंतु एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। ये बात ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी पूर्ति को खुद कंट्रोल कर ले, सारी कीमत को कंट्रोल कर ले। कई बार उसको कीमत क्या करना पड़ता है, इसको घटाना भी पड़ता है। ठीक है, यदि वह अपनी उत्पादन की बिक्री, इसीलिए देखिए ये इसका कारण यही है, अगर वह अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत घटानी पड़ती है। ठीक है, और एकाधिकारी के लिए औसत आगम से सीमांत आगम कम होती है। ये औसत आगम है और ये सीमांत आगम उससे कम है, तो AR हमेशा ऊपर रहेगा। ये देख लीजिए, औसत आगम नीचे है और सीमांत, औसत आगम ऊपर है, सीमांत आगम नीचे है, और ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए उसे कीमत घटानी पड़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया एकाधिकारी फर्म जो होता है उसके पास तो कीमत निर्धारण करने की शक्ति रहती है, फिर वो कीमत क्यों घटाता है, क्यों उसका जो AR कर्व है वो नीचे की ओर आ रहा है? तो आप कह सकते हैं कि वो वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा बेचकर ज्यादा लाभ कमाने के लिए कीमतों को नीचे करता है, ताकि वो ज्यादा बेच सके और ज्यादा लाभ कमा सके, लेकिन शेप ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ लक्षण या विशेषताएं देख लीजिए, तो जो लास्ट में इसको समअप कर लेंगे लक्षणों के साथ। तो यहां पर क्या होता है, एक उत्पादक या विक्रेता होगा। मैंने आपको इस तरह से इसको करा दिया है 3-4 बार कि आपके दिमाग में घुस जाए, आपको कहीं से रटने की जरूरत ना पड़े। तो दोबारा मेरे साथ बोलिए क्या होगा। यहां पर एक उत्पादक या एक विक्रेता रहेगा, प्रतियोगिता का अभाव रहेगा, यानी इसको कंपटीशन देने वाला कोई दूसरा नहीं रहेगा, वस्तु विभेद का अभाव रहेगा। मतलब वस्तु विभेद मतलब वस्तु एक जैसी रहेगी, वस्तु दूसरे, ये नहीं कि अलग उस नाम से दूसरा पैकिंग कर दिया, उस डिजाइन का दूसरा वस्तु दे दिया, ऐसा नहीं होगा। वस्तु ओरिजिनल रहेगी, एक ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पादन के साधनों पर कृत्रिम नियंत्रण रहेगा, उत्पादन के साधन भी केवल उसके पास रहेंगे। मूल्य का नियंत्रण, मूल्य मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, कीमत स्वीकार कर रहा था, यहां वो उसके कीमत पे पूरा नियंत्रण रहेगा। मांग की लोच शून्य रहेगी। मांग की लोच शून्य का मतलब यह है कि कीमत, उसमें मांग, उसके वस्तुओं की जो मांग है वो बहुत घटनी बढ़नी नहीं है, क्योंकि वो कहीं और नहीं मिलेगी, तो वो जो बेचेगा उस वस्तु की मांग होगी। फर्म का प्रवेश यहां पर क्या होगा, वर्जित रहेगा। फर्म का प्रवेश, एक पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए, वर्जित मतलब कोई और इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, बिल्कुल निषेध रहेगा। उसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे प्राकृतिक कारण हो और चाहे आप कह सकते हैं कि वैधानिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये जो एकाधिकार है इसके उत्पत्ति के कारण क्या है, क्यों ये पनपता है, एकाधिकार क्यों होता है? तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, हो सकता है वैधानिक संरक्षण हो, जिसको बोलते हैं लीगल प्रोटेक्शन। मतलब सरकार ने खुद ही टैक्स लेकर, या सरकार ने, आप कह सकते हैं कि नियम कानून के तहत ये घोषणा कर दी हो कि भैया ये व्यक्ति ही पूर्ति करेगा, केवल ये व्यक्ति ही बेचेगा, दूसरे को नहीं देने देंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठा, कई बार ऐसा होता है कि लोग, प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाती है कि व्यापार में दूसरे को आने ही नहीं देते हैं और खुद ही उस पर सारा नियंत्रण करके बैठे होते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि ठेकेदारी में और बड़ी बड़ी चीजों में तो मर्डर हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये बिजनेस मैं कर रहा हूं तो मैं ही करूंगा। प्रतियोगिता से सुरक्षा और लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए भी होता है। मतलब कई बार मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए रेलवे है, अब सरकार को लगता है कि यार अगर रेलवे में मैं प्राइवेट लोगों को आने दूंगा तो हो सकता है जो किराया गरीब 10 रुपए में जा रहे हैं वो 10,000 रुपए कर दे, कोई हो सकता है ना। तो इसलिए कई बार लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट जानबूझकर एकाधिकार बनाए रखती है कि नहीं नहीं, यहां पर कोई दूसरा एकाधिकार, दूसरा नहीं घुसेगा, केवल मैं, हम या जिसको हम कहेंगे वही चलाएगा। तो ये सारे कारण होते हैं कि एकाधिकार धीरे धीरे पनपता है।
कई बार भारी निवेश मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था वित्तीय एकाधिकार वाले मामले में कि किसी किसी बिजनेस में, किसी किसी पूर्ति में, किसी किसी उद्योग या इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होने वाला रहता है कि वहां पर किसी आम इंसान के लिए यह सुविधाजनक नहीं रहता कि या कोई दूसरा इंसान जाकर उसमें काम नहीं कर सकता। समझिए आप बात को, मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट छोड़ने वाला काम हो, तो कोई भी सोचे कि हम करने लगे तो नहीं हो सकता ना। तो बहुत बार इस कारण भी एकाधिकार बन जाता है। कच्चे माल का केंद्रीकरण, मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे मान लीजिए जूट मिल है, तो जूट मिल हर स्टेट में नहीं लग सकती। जूट तो मान लीजिए बंगाल में हो रहा है, तो केवल वहीं पर होगा तो वहीं मिल लगेगी ना। समझिए बात को। तो इसलिए उसका वो क्या हो जाएगा, वहां पे एकाधिकार हो जाएगा। विदेशी व्यापार नीति, मान लीजिए लेट सपोज कि भारत में ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान बन के आ रहा है। मान लीजिए भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहा है और भारत ने ये बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम किसी देश से नहीं खरीदेंगे, हमारी नीति है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो हमारे यहां एकाधिकार हो गया। अब आपको खरीदना है तो ऑस्ट्रेलिया से खरीदिए। मान लीजिए लेट सपोज कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल फोन है, तो अगर भारत कल को डेट में ये नीति बनाता है कि वो केवल चाइना का फोन अपने मार्केट में बेचने देगा और किसी का नहीं, तो चाइना का क्या हो जाएगा, एक मोनोपोली हो जाएगा हमारे यहां। ठीक उल्टा, मान लीजिए भारत ये बोलता है कि भारत की कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी का मोबाइल इंडिया में नहीं बिकेगा, तो जो इंडियन कंपनी है उनका एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। तो व्यापार नीति जो होती है, ट्रेड पॉलिसी, उससे भी ये होता है। और कानूनी व्यवस्था, वही लीगल वाला मामला आ जाएगा कि कानूनी रूप से जिसको कहा जाएगा वही सॉरी वही बेचेगा, ये कंडीशन भी होती है। तो एकाधिकार होता है। तो ये कहानी थी पूरी किस चीज की, मोनोपोली या एकाधिकार की। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। मैं बहुत इत्मीनान से आपको चैप्टर करा रहा हूं, आखिरी चैप्टर भी है, कोई इसमें डाउट कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अगर हम अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो वास्तविक जगत में न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही पूरी तरह से एकाधिकार पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। देखिए एक सिचुएशन क्या है, एक सिचुएशन है कि पूरी तरह से प्रतियोगिता है, जिसको मन करे वो दुकान खोल रहा है, सबको वस्तुओं का ज्ञान है, एक जैसी कीमत पर सबको मिल रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब मैं आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला चैप्टर करा रहा था, तब भी मैंने डिस्कस किया था एक पॉइंट बना के कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है। तब भी मैंने आपको बताया था कि देखिए जो विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की होती हैं, एक्चुअल में वो होता नहीं है ना। जैसे उसमें बताया गया कि कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लगता है, कोई विक्रय लागतें नहीं लगती हैं, बट इट इज नॉट नेचुरली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसी तरह अगर एकाधिकार की बात करें कि केवल एक ही व्यक्ति बेच रहा है, केवल एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार हैं, वो जो चाहे कीमत कर दे, ये भी प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल होता नहीं है। तो बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं, बीच में कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता और मोनोपोली के बीच में खेलती है ना। मतलब जिसमें कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की होती हैं, कुछ विशेषताएं उसमें एकाधिकार की होती हैं। तो ऐसे बाजारों को पहचानना जरूरी है और ऐसे बाजारों पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे जिसमें एकाधिकृत, द्वयाधिकार और अल्पाधिकार आता है। तो वास्तव में इन दोनों के मध्य की स्थिति व्यवहार में पाई जाती है और इसे ही अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के मध्य की जो स्थिति होती है वो अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। आ रही बात समझ में? यानी एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के मध्य में जो स्थितियां बनती हैं, जो जिस तरह के बाजार कार्य करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पूर्ण प्रतियोगिता की एक या अधिक शर्तें जब पूरी नहीं होती हैं तो बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें हैं, अगर वो उसमें से एक या सारी पूरी ना हो तो उसे हम अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। अब अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण क्या है? तो वो है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की कम संख्या। बिल्कुल ठीक बात। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था? क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत संख्या थी। यहां क्या है? क्रेताओं तथा विक्रेताओं की कम संख्या। उसके अलावा क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अज्ञानता। अच्छा, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था? यहां अगर आप बनाते हुए चलिए, देखिए यहां एक लिख लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या है? क्रेताओं विक्रेताओं की कम संख्या। यहां क्या था? अधिक संख्या। और एकाधिकार में क्या है? केवल एक संख्या रहेगी। तो यहां ये पूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो जाएगी? ये संख्या तो क्या हो जाएगी? इसमें अधिक संख्या हो जाएगी। वहां अगर कम संख्या है तो यहां पे अधिक संख्या हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्रेताओं और विक्रेताओं की अज्ञानता, यहां क्या हो जाएगा? पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद वस्तु की इकाइयों में अंतर। वस्तु की इकाइयों में अंतर मतलब कि कम या ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां वस्तु की इकाइयों में अंतर नहीं देखा जाएगा। क्रेताओं की सुस्ती या अगतिशीलता रहेगी, यहां क्रेता बहुत उत्साही रहेंगे। ऊंचा यातायात व्यय रहेगा और यहां कोई यातायात व्यय नहीं रहता था। तो ये जो अंतर है यह आपको ध्यान रख के चलना है, और इस अंतर से आप क्या कर सकते हैं, इस अंतर से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। समझ में आ रही है बात? अब आइए एक एक करके देखते हैं। तो अगर जब क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम होती है तो कोई भी फर्म अपने व्यवहार से कीमत को प्रभावित कर सकता है, ये ऐसी स्थिति होती है और ये बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता का हो जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता था, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। यहां जब कम है तो कोई भी कीमत को परिवर्तित कर सकता है, कीमत को प्रभावित कर सकता है, ऐसी वृत्तियां यहां पर देखी जाती हैं, इसलिए बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता का हो जाता है। दूसरा, क्रेताओं और विक्रेताओं की अज्ञानता। तो क्रेताओं और विक्रेताओं को जब बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उन्हें बाजार की कीमतों के बारे में पता नहीं होता, तो यह अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में यह होता था कि हम ये मान के चलते थे कि जो क्रेता है और जो विक्रेता है उन दोनों को बाजार का पूरा ज्ञान है, उन दोनों को पता है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी, किसी वस्तु की कीमत कितनी नहीं होगी, ये सारी जानकारी उनको डिटेल में पता रहती थी। पर अपूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, जैसे ही बाजार में ज्ञान की कमी होगी, तो वो बाजार अपने आप अपूर्ण प्रतियोगिता का हो जाएगा। वस्तु की इकाइयों में अंतर। जब विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु समरूप नहीं होती, यानी एक जैसी नहीं होती, और उसमें सुगंध, पैकिंग आदि का अंतर होता है, तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है। इसको बोलते हैं वस्तु विभेद। वस्तु विभेद या अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता होती थी उसमें समरूप वस्तुएं होती थी, होमोजीनियस, एक जैसी वस्तु ही सब लोग बेचेंगे। पर यहां ऐसा नहीं था। यहां क्या था, अलग अलग वस्तुएं बेची जा सकती हैं। कभी उस सेम पैकेट के जगह दूसरा पैकेट यूज करके कोई वस्तु ला दी गई कम कीमत ज्यादा कीमत में, कभी क्या हुआ कि उसके नाम में थोड़ा चेंज करके ला दिया गया। तो ऐसी चीजें यहां पर देखी जाती हैं और इसलिए यह अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मानी जाती है। क्रेताओं की सुस्ती या अगतिशीलता। यह भी संभव है कि क्रेताओं को इस बात का ज्ञान हो कि विक्रेता उनसे अपेक्षाकृत ऊंची कीमत ले रहे हैं, लेकिन सुस्ती, लापरवाही के कारण वो कम कीमत पर बेचने वाले विक्रेताओं से वस्तु न खरीदें और ज्यादा कीमत वाले से ही खरीदें, जिसको अंग्रेजी में इग्नोरेंस बोलते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उस फिर बाजार को हम प्रतियोगिता वाला बाजार नहीं कहेंगे, वो फिर अपूर्ण प्रतियोगिता का ही बाजार माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो यह अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। ऊंचा यातायात व्यय। यदि वस्तु को विभिन्न स्थानों पर ले आने में ऊंची यातायात लागत वहन करनी पड़ती है, मतलब ज्यादा उनको एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट देना पड़ता है, तो विभिन्न स्थान तथा क्षेत्र में वस्तु की कीमत में अंतर रहेगा और बाजार क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रतियोगी हो जाएगा। तो यहां पर बाजार कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो इम्परफेक्ट हो जाएगा। हमने पूर्ण प्रतियोगिता में क्या देखा था, न तो विक्रय लागत लग रही थी, न यातायात लागत लग रही थी, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में ये सारी लागतें लगती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि भाई अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अगर अपूर्ण प्रतियोगिता के आप प्रमुख रूप से देखें तो एक एकाधिकारी या एकाधिकृत प्रतियोगिता होती है, दूसरा द्वयाधिकार और तीसरा अल्पाधिकार। ठीक है, तो यहां पर जो मुख्य रूप से आप एकाधिकृत समझिए, ये एकाधिकारी तो फिर भी मोनोपोली के साथ हो जाता है, ये एकाधिकृत यानी मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, और द्वयाधिकार यानी ड्यूओपोली, और अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एकाधिकृत का मतलब होता है जिसमें एकाधिकार और जो पूर्ण प्रतियोगिता है दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए एक एक करके इनको देखेंगे भी। एकाधिकृत प्रतियोगिता क्या है, जो चैम्बरलिन है इन्होंने ही बल्कि इस कंसेप्ट को बढ़ाया था। तो चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सी छोटी फर्में होती हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, परंतु ये वस्तुएं उपभोक्ता की दृष्टि से एक रूप नहीं होती, थोड़ी सी भिन्नता या भेद पाया जाता है। अब अंतर स्थापित करिए जरा। पूर्ण प्रतियोगिता क्या था, बहुत सारे विक्रेता क्रेता थे, वो चीज तो यहां पाई जा रही है, लेकिन एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान वस्तु नहीं, मिलती जुलती। तो जहां पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल एक जैसी वस्तु थी, यहां पर मिलती जुलती वस्तु होती है, यानी यहां वस्तु विभेद होता है।
जैसे आपने मार्केट में देखा हो ना, मान लीजिए एग्जांपल, अगर कोई क्रीम है फेयर एंड लवली, तो उसके जगह पर जो है थोड़ा सा नाम चेंज करके फेयर लवली करके एक क्रीम आ जाएगी, उसी तरह दिखेगा लेकिन वो अलग होगा, है ना। ब्रांड का नाम में जैसे आपने देखा होगा पूमा के जूते आप पहनते हैं, तो कोई क्या करेगा, PUMA की जगह PW पूमा कर एक जूता ला देगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो ओरिजिनल है। तो मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भिन्नता होती है और भेद पाई जाता है। दूसरा, एकाधिकृत प्रतियोगिता में यह देखा जाता है कि कुछ पूर्ण प्रतियोगिता की यहां पर विशेषताएं रहती हैं और कुछ एकाधिकार की रहती हैं। और मैंने आपको शुरू में ही अपूर्ण प्रतियोगिता का बताया कि ये सिचुएशन ही ऐसी होती है जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के बीच, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति देखी जाती है, देखने को मिलती है। एकाधिकृत प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं हैं? तो एक तो है स्वतंत्र विक्रेताओं की अधिक संख्या। यहां पर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र विक्रेता होते हैं इनकी बहुत ज्यादा संख्या होती है, बहुत भारी संख्या होती है, ठीक। दूसरा, वस्तु विभेद, ये सबसे प्रमुख विशेषता है एकाधिकृत की, ये ध्यान रखिएगा आप। जो एकाधिकृत बाजार होते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यहां पर मिलती जुलती तो वस्तुएं होती हैं, पर एकदम हूबहू सेम वैसी वस्तु नहीं होती, तो वस्तु विभेद यहां देखा जाता है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश यानी फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स जिसको कहते हैं, फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स, ये देखा जाता है प्रमुख रूप से, है ना। और गैर मूल्य प्रतियोगिता, यानी प्रतियोगिता तो रहती है पर मूल्य के हिसाब से नहीं होती है, मूल्य के अलावा दूसरी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब अगर स्वतंत्र प्रतियोगिता विक्रेता की बात करें तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में उत्पादकों अथवा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, हाँ, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से थोड़ी कम होती है, ये आप ध्यान रखिए। पूर्ण प्रतियोगिता में तो बहुत ज्यादा होती है, यहां थोड़ी कम होती है पर फिर भी ज्यादा होती है। अधिक संख्या होने पर भी कोई फर्म किसी अन्य फर्म पर निर्भर नहीं होती, ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु विभेद क्या है? अच्छा, वही आप जब अल्पाधिकार में आएंगे ना तो वहां फर्में एक दूसरे से निर्भर होंगी, पर यहां एकाधिकृत में कोई फर्म दूसरे फर्म पर निर्भर नहीं होगी कि आप अपने हिसाब से कीमत बताइए तो हम उतना बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वस्तु विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता की आधारभूत कसौटी है। आधारभूत कसौटी यानी सबसे प्रमुख, आप समझ लीजिए। वस्तु विभेद यानी अलग अलग तरह की वस्तुएं, एक जैसी दिखने वाली अलग अलग वस्तुएं अगर बेची जाएं तो वो होता है वस्तु विभेद, मतलब अलग अलग ब्रांड लेकिन लगेगा एक ही है, ऐसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जहां सभी फर्में एक रूप वस्तुएं बेचती थी, पूर्ण प्रतियोगिता में मिलता था होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं समरूप वस्तुएं, समरूप वस्तु। लेकिन जो एकाधिकार होता है वहां क्या मिलता है, एकाधिकृत में क्या मिलता है, यहां पर एकाधिकृत में मिलता है हेट्रोजेनियस, यानी कि एक जैसी वस्तु नहीं, अलग अलग वस्तु विभेद देखा जाता है, ठीक है। तो सभी फर्म की वस्तुएं मूल रूप से एक होते हुए भी एक रूप नहीं होती, उनमें थोड़ा भेद पाया जाता है। ये वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। पूर्ण स्थानापन्न मतलब पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं होती। आप ये सोचिए कि कोई ऐसी वस्तु है जो दूसरे वस्तु की जगह पे हूबहू इस्तेमाल कर ली जाएगी, ऐसा नहीं है। वो लगेगा एक जैसा है पर कहीं ना कहीं उसमें बहुत भारी अंतर देखने को मिलता है। तो ये चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु विभेद क्यों होता है, इस पर विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि देखिए वस्तु विभेद एकाधिक प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं कि फीचर है, या सबसे महत्वपूर्ण उसका जिसको कहते हैं ना कि जो उसको सबसे अलग करता है या सबसे प्रमुख पार्ट होता है। तो वस्तु की भौतिक विशेषता, जैसे वस्तु के गुण, पैकिंग, रंग, डिजाइन इत्यादि में अंतर के कारण होता क्या है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कई बार कोई एक बहुत फेमस ब्रांड होता है, अब उस फेमस ब्रांड के तरीके से तो कोई सामान दे नहीं पाएगा, ना उस ब्रांड के नाम पे वो ब्रांड अपना चला पाएगा, क्योंकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो वो क्या करता है, उसी चीज को उसी तरह की पैकिंग में, उसी कलर के डब्बे में या उसी से मिलता जुलता नाम देकर वो क्या करेगा, एक नया पैकिंग करेगा और इससे वस्तु विभेद होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको थोड़ी देर पहले कि लेट्स सपोज मान लीजिए कि पूमा का जूता है या प्यूमा का कोई भी एक प्रोडक्ट है। अब कोई दूसरी कंपनी जो होगी वो क्या करेगी, उसमें आपने देखा होगा एक जानवर की फोटो बनी रहती है, अब वो दूसरी कंपनी क्या करेगी, वैसा ही एक जानवर बना देगी चीता जैसा, और वो क्या करेगी, हो सकता है पूमा ना लिखते पूटा लिख दे, है ना, या हो सकता है कि पूमा 2 बार 3 बार ए लगा दे। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, एक जैसी वस्तु के अलग अलग तरीके से पैकिंग करके उसका अलग अलग ब्रांड नाम रखे और इस तरह से दूसरी वस्तु बेचते हैं। वस्तु को बेचने की दशा में अच्छा विक्रय स्थान, विक्रेताओं का नम्र स्वभाव, वस्तु को बेचने के लिए सुंदर लड़कियां इत्यादि अंतर के कारण, तो ये सारी चीजें जैसे सेल्समैन, सेल्स वुमेन, आप लोगों को पता है कि ये रखी जाती हैं शॉप्स में या शोरूम्स में, और वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीके की चीजें दी जाएं। विज्ञापन और प्रसार के कारण कई बार एडवर्टाइजमेंट के साथ अलग अलग तरीके से बेची जाती हैं।
दूसरा, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है, मतलब कोई भी चाहे तो वो बिजनेस में आ सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है, कोई भी पूर्ति पर नियंत्रण कर सकता है, कोई भी सप्लाई कर सकता है, ये सारी सुविधाएं यहां पर मिलती हैं। जब अल्पकाल में अनेक फर्मों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है तो इससे अनेक नई फर्मों को उस वस्तु का उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। जब कई फर्में बहुत सारा फायदा कमा रही होती हैं तो जो दूसरी फर्में होती हैं उनको लगता है क्यों ना हम भी आकर फायदा कमाएं, क्यों ना हम भी बिजनेस में शामिल हो जाएं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहां पर देखने को मिलते हैं। फिर होता है गैर मूल्य प्रतियोगिता। गैर मूल्य प्रतियोगिता मतलब बिना कीमत की प्रतियोगिता। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु विभेद होता है, इसलिए गैर मूल्य प्रतियोगिता होती है। यहां पर कीमत को लेकर कोई कंपटीशन नहीं रहता, यहां पर वस्तुओं को लेकर रहता है। वो कहेगा ये देखिए मेरी पैकिंग बेहतर है, मैं इस पैकिंग में आपको ये चीज दे रहा हूं, कोई कहेगा मैं इस पैकिंग में ये चीज दे रहा हूं, कोई कहेगा मेरे प्रोडक्ट में ये चीज भी अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट में तो वैसी चीज अवेलेबल नहीं है ना। तो वो क्या करेंगे, वस्तुओं का अंतर करेंगे, वस्तुओं का विभेद करेंगे, प्रोडक्ट को ही अलग अलग तरीके से अनोखा बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके कीमत में कोई कंपटीशन रहेगा। गैर मूल्य प्रतियोगिता से आशय है कि फर्मों के बीच पाई जाने वाली प्रतियोगिता केवल मूल्य पर ही आधारित न होकर उसके गुण, रंग, रूप चेकिंग, यानी जिसको बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, यहां पर कीमत बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं रहेगी। कीमत तो ठीक है, कीमत का कंपैरिजन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्वालिटी की आ जाएगी। जैसे कोई कहेगा मैं ऐसा टूथपेस्ट बना रहा हूं जिसमें लौंग इलायची है, तो कोई कहेगा हम वेदों के गुण लाकर टूथपेस्ट बना रहे हैं, वेदों की प्रक्रिया से, वेदों में दिए हुए ज्ञान के कारण। कोई कहेगा हम दंत कांति कर दे रहे हैं, कोई कहेगा हम वेद शक्ति ला रहे हैं। तो वो अब क्या करेंगे कि अपने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ स्पेशल चीजें डालकर उसको यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे, और ये एकाधिकृत प्रतियोगिता में होता है। अब आते हैं हम द्वयाधिकार में। तो ये था एकाधिकृत यानी मोनोपोली, और यहां पर भी जो मांग वक्र होती है वो कैसे होती है, मोनोपोली में भी बिल्कुल ऐसी होगी, थोड़ी स्टीपर होती है। तो AR कर्व होता है और यहां MR कर्व होता है। तो यहां भी वही कंडीशन रहती है, ज्यादा बेचने के लिए कीमतें घटाई जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आए द्वयाधिकार। तो द्वयाधिकार या द्विअल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें दो विक्रेता होते हैं और दोनों एक ही वस्तु बेचते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो यहां पर क्या होगा, एक ही वस्तु बेची जाएगी, लेकिन केवल दो विक्रेता रहेंगे, तीसरा कोई रहेगा ही नहीं। केवल दो ही लोग रहेंगे जो आपस में कंपटीशन करेंगे। दोनों विक्रेताओं की वस्तु पूर्ण स्थानापन्न हो सकती है या उसमें वस्तु विभेद भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो दोनों लोग जो चीज बेच रहे हैं, उन दोनों लोगों की चीजें एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल हो जाएं। जैसे मान लीजिए कोई X है और कोई Y है, ये भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है A और ये कोई प्रोडक्ट बेच रहा है B। तो हो सकता है कि एक A जो यूज करता है वो B यूज कर ले, या जो लोग B खरीदते हैं वो ये खरीद ले। दोनों में से किसी को भी ग्राहक खरीद सकते हैं, या हो सकता है कि मिलते जुलते प्रोडक्ट हो। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट रहता है। जो वस्तुएं वो दोनों बेच रहे होते हैं वो एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या एक दूसरे के जगह पर लोग उसको खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन बेचने वाले दो ही रहते हैं। प्रायः द्वयाधिकार में वस्तुएं लगभग एक जैसी होती हैं, इसे विशुद्ध द्वयाधिकार कहते हैं। विशुद्ध द्वयाधिकार भी विशुद्ध एकाधिकार की भांति बहुत कम देखने को मिलता है। ये बात भी सही है कि बहुत कम ऐसा होता है जब ये देखने को मिले कि किसी चीज के केवल दो ही विक्रेता हैं, शायद ही ऐसा कभी देखने को मिलेगा। नहीं तो लगभग क्या होता है, जितनी चीजें हैं 3, 4, 5 या 1 या 2 या 10 ऐसा देखने को मिलेगा। तो जैसे एकाधिकार बहुत कम देखने को मिलता है, द्वयाधिकार भी कम मिलता है। हाँ, कभी कभी यह संभव होता है कि दो विक्रेता वस्तु की पूर्ति पर इस प्रकार नियंत्रण रखते हैं कि लगभग द्वयाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह जरूर होता है कि हो सकता है मार्केट में 10 विक्रेता हों, लेकिन इसमें से कोई दो ऐसे हों जिन्होंने वस्तुओं की पूर्ति को इतना अपने कंट्रोल में ले लिया है कि ऐसा लगेगा कि मार्केट में दो ही प्लेयर हैं। समझ रहे हैं ना, बात को समझिए। कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे आजकल आप देखें अगर मीडिया चैनल्स को दे एग्जांपल के तौर पर, तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, लेकिन अगर आप मालिकों को ढूंढेंगे तो एक या दो ही लोग दिखाई देंगे जिनके सारे मीडिया चैनल्स हैं। तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि दो ही प्लेयर हैं। समझ रहे हैं? तो कई बार बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारी फर्में होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ दो लोग इस तरह से मार्केट को कंट्रोल करते हैं कि लगता है कि उन्हीं का अधिकार चल रहा है, उन्हीं की सारी चीजें चल रही हैं, दूसरा कोई मार्केट में है ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है। अच्छा, अब आती है बारी अल्पाधिकार की। तो अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के कुछ या अल्प विक्रेता होते हैं जिनके मध्य प्रतियोगिता होती है। तो जब वस्तु के बहुत छोटे विक्रेता होते हैं या बहुत कम मात्रा में विक्रेता होते हैं, या दो या एक नहीं रहेंगे लेकिन कुछ रहेंगे, सम। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल। अब यहां क्या आपको दिखाई देगा, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, हीरो, बजाज, जैसे टू व्हीलर मान लीजिए तो हीरो, बजाज, TVS, यामाहा, ये 4-5 ही हैं।
और ये 4-5 मिलकर क्या करेंगे, ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं, दूसरा कोई जल्दी मार्केट में आ नहीं पाएगा। तो कुछ विक्रेता होते हैं, यहां पर क्या है, कुछ विक्रेता, कुछ विक्रेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अन्य शब्दों में बाजार की वह स्थिति जिसमें कुछ विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता होती है उसे अल्पाधिकार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ओलिगोपोली। तो बाजार में अगर थोड़े बहुत विक्रेता हो और उन्हीं के बीच में कंपटीशन चल रहा हो तो उसे अल्पाधिकार कहा जाता है। इसमें विक्रेताओं के मध्य परस्पर निर्भरता का कुछ अंश पाया जाता है, विभिन्न विक्रेताओं के निर्णय का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, तो इसके फीचर्स क्या है, सबसे पहला तो कुछ विक्रेता, दूसरा परस्पर निर्भरता, ठीक है, एक दूसरे पर आपस में निर्भरता रहती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विक्रेता मूल्य पर अधिक नियंत्रण नहीं रख सकते, तो मूल्य पर क्या होता है, विक्रेता ज्यादा कंट्रोल नहीं रखते हैं, ज्यादा नियंत्रण नहीं रखते हैं, और यहां पर कहीं ना कहीं जो सारे विक्रेता हैं उनका एक दूसरे पर निर्भरता, एक बढ़ाएगा तो सबको बढ़ाना पड़ेगा, एक घटाएगा तो सबको घटाना पड़ेगा, तो ये सब मिलकर एक तरह का कार्टेल बना लेते हैं, एक तरह का समूह बना लेते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। तो इसमें आप कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री को रख सकते हैं, इसमें आप ऑटोमोबाइल के मतलब कि जो मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकल वाले जो विक्रेता हैं उनको रख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, बहुत सारे क्रेता विक्रेता, उसके अलावा जो आपका एकाधिकार है उसमें केवल एक रहेगा, एकाधिकृत में कई विक्रेता रहेंगे, फिर द्वयाधिकार में केवल 2 रहेंगे, और अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता देखने को मिलते हैं और आपस में परस्पर निर्भरता भी होती है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टिगलर के अनुसार अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें कोई फर्म अपनी बाजार नीति आंशिक रूप से निकट प्रतियोगिताओं के प्रत्याशित व्यवहार पर स्थापित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां क्या होता है, जो विक्रेता होता है या जो फर्म होती है वो अपने से जो निकट प्रतिद्वंदी होते हैं उनके व्यवहार के हिसाब से अपनी कीमतें डिसाइड करता है। वो ऐसा नहीं करता कि जैसे मान लो सभी लोग मार्केट में 1 लाख की बाइक बेच रहे हैं तो 1,50,000 कर दे, वो देखेगा कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कौन सा डिजाइन लेकर आ रहा है, दूसरा कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, हम भी उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे मोबाइल इंडस्ट्रीज है ना, तो वो क्या करते हैं कि सब टेलीकॉम वो सब देखते रहते हैं एक दूसरे को कि पहला, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए, गिन के 4-5 है, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है ना, उसके अलावा एक वोडाफोन रह गया है, और तो कोई दिखता ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एक वो भी अगर वो सस्ता कॉल दे रहा है तो मैं भी कॉल रेट सस्ता करूंगा, वो सस्ता डेटा पैक दे रहा है तो मैं करूंगा। ये सब एक दूसरे के व्यवहार को जांचते रहते हैं और उसी अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा गया है कि परस्पर निर्भरता रहती है। मेयर्स के शब्दों में अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक को इसकी जानकारी रहती है। बात सही है, तो अलग अलग विक्रेताओं के जो अपने स्टेप्स होते हैं वो दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और सबको पता होता है कि कौन व्यक्ति कौन सा डिसीजन ले रहा है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कदम उठा रहा है, वो कीमतों को लेकर क्या छेड़छाड़ करने वाला है, सबको एक दूसरे की जानकारी रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हजारों लोग हैं कि हमको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। गिन के 4-5 लोग होते हैं और सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं या क्या नीति अपना रहे हैं। अब अल्पाधिकार की विशेषताएं देख लीजिए, क्या फीचर्स हैं। तो अल्प विक्रेता या कुछ फर्में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड फर्म्स, ठीक है। इनकी कुछ फर्में होती हैं जो बाजार में काम करती हैं। परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, वो सब एक दूसरे जगह। परस्पर निर्भरता मतलब हर आदमी दूसरे को देखता रहता है कि वो क्या स्टेप ले रहा है, वो कैसी कीमत रख रहा है, कौन सी तकनीक ला रहा है, और सभी अगर मान लीजिए कीमतों को बढ़ने से रोकना है या घटाना है तो सब मिलकर डिसाइड करते हैं। गैर कीमत प्रतियोगिता यानी यहां पर कीमत को लेकर कोई बहुत प्रतियोगिता नहीं रहती है, फीचर्स को लेकर रहती है। जैसे मान लीजिए सबको पता है 100 रुपए में 1 GB डेटा मान लो मिल जाए, एग्जांपल के लिए समझो, या 20 रुपए में मिल जा रहा है आजकल, तो अब उसमें उसके साथ आप एड ऑन क्या दे रहे हैं और क्या आप अपने प्रोडक्ट में बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। फर्मों के प्रवेश और बाहर निकलने में कठिनाई होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ विक्रेता ही मार्केट में क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसी स्पेशल चीज होगी जो सबके बस के नहीं होगी, कर पाए सभी वो काम न कर पाए, इसलिए कुछ ही विक्रेता रहते हैं। अब जब कुछ विक्रेता रहते हैं तो उनका बाहर जाना भी संभव नहीं रहता, बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है, और नए विक्रेताओं का जगह बना पाना। अब जैसे मान लीजिए जियो कहेगा कि मैं 10 रुपए में 1 GB डेटा दूंगा, ठीक है, अब कोई दूसरा नया आएगा तो भैया कम से कम 100 रुपए में देगा, तभी उसकी कॉस्ट निकलेगी।
अब पता लगा ये 100 रुपए में दे रहा है तो ये 0 रुपए में फ्री में दे देगा 2-4 दिन, तो ये तो बर्बाद हो गया। तो नया जो प्लेयर होता है ना, उसके लिए इतना आसान नहीं होता है मार्केट में एंटर करना। उसके अलावा कड़ी प्रतियोगिता रहती है। कड़ी प्रतियोगिता का मतलब ये होता है कि बहुत टफ कंपटीशन होता है, सबके लिए आसान नहीं रहता है, और अनिश्चित मांग वक्र होता है। मांग वक्र कैसा रहेगा इसका कोई निश्चित नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहां पर AR कर्व कैसा रहेगा, कम की ज्यादा, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो अल्प विक्रेता मतलब अल्पाधिकार में विक्रेता फर्मों की संख्या कम होती है। थोड़े से विक्रेता होने के कारण वो एक दूसरे की नीतियों से प्रभावित रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात, इसी को परस्पर निर्भरता कहते हैं। अल्पाधिकार में फर्म की उत्पादन और मूल्य संबंधी नीति एक दूसरे को प्रभावित करती है। जो भी मूल्य कोई एक उसमें से अगर घटाएगा बढ़ाएगा तो वो सबको प्रभावित करेगी। मान लीजिए एक ने मूल्य को घटा दिया तो बाकी सबकी डिमांड नीचे आने लगेगी, सबको उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसी फर्म की नीति की सफलता या असफलता अन्य फर्मों के व्यवहार पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए किसी ने अपना दाम घटा के 100 रुपए से 20 रुपए कर दिया, अब बाकियों ने नहीं घटाया फिर भी वो कमा रहे हैं, तब तो समझिए इनका आइडिया फेल है। और सबको घटाना पड़ा, सबको यहां लाना पड़ा और ये कमा रहे हैं, इसका मतलब कि इनकी क्या हो गई, इनकी आइडिया सही सफल साबित हुई। फिर गैप कीमत प्रतियोगिता। अल्पाधिकार में कीमत के संबंध में प्रतियोगिता नहीं की जाती। मैंने आपको बताया था कि वस्तु विभेद, क्या आप वस्तु दे रहे हैं, है ना, बात समझिए। आप कौन सी बाइक दे रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं, उसमें क्या क्या आप नई चीजें ऐड कर रहे हैं, इस पर प्रतियोगिता रहती है ना। जैसे मान लीजिए 100 सीसी की बाइक लेट सपोज हीरो भी बना रहा है, TVS भी बना रहा है, या बजाज भी बना रहा है, लेकिन उस 100 सीसी की बाइक में पता लगा किसी ने फॉग लैंप लगा दिया है, कोई ABS दे रहा है अपने बाइक में, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, कोई कह रहा है कि भैया हम जो है उसमें अलग से एक रिमोट कंट्रोल देंगे। तो ये जो चीजें होती हैं इस पे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, जो गुणवत्ता होती है वस्तु की उस पे। कीमत में स्थिरता या दृढ़ता पाई जाती है। कोई भी जल्दी कीमत घटाना बढ़ाना नहीं चाहता है। अपना विक्रय बढ़ाने के प्रयास में कोई फर्म कमी करती है कीमत में तो अन्य फर्में भी कीमत कम करेंगी ताकि उनके ग्राहकों की संख्या ना हो, इसीलिए परस्पर निर्भरता है। अगर कोई एक फर्म मान लीजिए थोड़ा सा बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत डाउन भी करेगी तो बाकी भी सोचेंगे अरे यार इसको ये बिक्री डाउन कर रहा है, सब इसी के पास चले जाएंगे, तो वो भी अपनी कीमतें डाउन करती हैं। तो कोई भी फर्म कीमत में कमी नहीं करती है और कीमत में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर फर्मों के प्रवेश और बाहर निकलने में कठिनाई। तो अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कम होती है। फर्म द्वारा उद्योग में बने रहने के लिए भारी मात्रा में पूंजी का निवेश करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैसे मार्केट में स्टेब्लिश होंगे। इसलिए कोई भी चाहे कि वो फर्म स्टेब्लिश कर ले, कोई भी चाहे कि वो मार्केट में एंटर कर जाए तो इतना आसान नहीं रहता। बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश के कारण नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर पाती। इसी प्रकार पुरानी फर्में पूंजी लगी रहने के कारण उद्योग को छोड़ नहीं पाती। तो जो नई फर्में हैं उनके सामने चुनौती यह है कि उनको बहुत सारा पैसा लेकर आना पड़ेगा, और जो पुरानी फर्में हैं वो इतना इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं कि इनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो बिजनेस बंद कर दें। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कड़ी प्रतियोगिता। फर्में एक रूप या कुछ भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। उनकी वस्तुएं पूर्णतः निकट स्थानापन्न होती हैं और इसलिए आपस में कड़ी प्रतियोगिता रहती है। इनके बीच पाई जाने वाली प्रतियोगिता को गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। एक तरह से लगता है कि जैसे बिल्कुल एक दूसरे का गला काट देंगे, ऐसी प्रतियोगिता वो करती हैं, ऐसा कंपटीशन वो रखती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अनिश्चित मांग वक्र। अल्पाधिकार में एक फर्म द्वारा मूल्य का कम किए जाने पर यह निश्चित नहीं होता कि अन्य फर्में भी मूल्य कम करेंगी, और यदि कम करेंगी तो कितनी मात्रा में कम करेंगी। इसके विपरीत यदि कोई फर्म मूल्य में वृद्धि करती है तो हो सकता है कि अन्य फर्में भी मूल्य में वृद्धि न करें। इस कारण अल्पाधिकार में मांग वक्र का स्वरूप अनिश्चित रहता है। कैसा मांग वक्र होगा, कैसा डिमांड कर्व होगा, इसमें कोई इसका निश्चित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार में अंतर। तो ये अल्पाधिकार हमने देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर देख लेते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके उन अंतरों को देख लेते हैं। तो प्रतियोगिता के आधार पर पाए जाने वाले बाजार के विभिन्न अगर स्वरूप को देखें तो ये अंतर का आधार आप देख लीजिए, ये है पूर्ण प्रतियोगिता, ये एकाधिकार, ये एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार। अब देखिए विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या होती है, नोट डाउन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो बहुत बड़ी संख्या होगी। अगर एकाधिकार होगा तो एक विक्रेता होगा लेकिन क्रेता ज्यादा होंगे। अगर एकाधिकारात्मक या एकाधिकारी जिसको कहते हैं, वो एकाधिकृत जिसको कहते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक, वो बड़ी संख्या में होंगे। अल्पाधिकार में बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या होगी, क्रेताओं की बड़ी संख्या होगी। तो बड़े विक्रेता होंगे लेकिन बहुत छोटे संख्या में होंगे अल्पाधिकार में। ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे वाले होंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। वस्तु की प्रकृति की बात करें तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो समरूप वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं होती हैं जिसको होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर एकाधिकार है तो समरूपता और निकट स्थानापन्न का अभाव रहेगा। यहां पर क्या होगा, एक जैसी वस्तुएं बिल्कुल नहीं रहेंगी, सब अलग अलग रहेंगी।
एकाधिकारात्मक कहते हैं वो, सॉरी, समरूपता का थोड़ा अभाव रहता है, यानी कि स्थानापन्न का अभाव रहता है कि जो वस्तु वो बेच रहा होता है वैसी दूसरी वस्तु मार्केट में नहीं मिलती है एकाधिकार में। जो एकाधिकारात्मक है या मोनोपोलिस्टिक है, इसमें विभेदात्मक होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु विभेद होता है, अलग अलग तरह की वस्तु। और अल्पाधिकार में समरूप भी हो सकती है, विभेद भी हो सकती है, दोनों चीजें पाई जाती हैं। यहां अगर देखें कीमत के अनुसार, तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत हमेशा बराबर रहती है। AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, मैंने बताया था, बिल्कुल बराबर रहेगी। एकाधिकार जो मोनोपोली होती है उसमें नियंत्रित कीमत होती है, वो जो चाहे वो कीमत कर सकता है। एकाधिकारात्मक में विभेदात्मक कीमत होता है, इसमें भी विभेदात्मक होता है, अलग अलग हो सकता है। यहां पर अगर कीमतों की नियंत्रण करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पर नियंत्रण नहीं होता है। जो फर्में होती हैं, जो सप्लायर होते हैं, वो कीमत को स्वीकार करने वाले होते हैं, कीमत को निर्धारित करने वाले नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर। वो जो कीमत ऊपर से बता दी गई उसी कीमत के अनुसार चलते हैं, प्राइस को खुद बनाते नहीं है। यहां क्या होता है, एकाधिकार में कीमत पर पूरा नियंत्रण रहता है, जो चाहे उस कीमत पर वो बेचे। एकाधिकारात्मक में कीमत पर आंशिक नियंत्रण, थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता है, ज्यादा नहीं। और यहां पर भी कीमत में आंशिक नियंत्रण रहता है अल्पाधिकार में, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपने मन से घटाते बढ़ाते नहीं है। फर्म का मांग वक्र करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में एकदम लोचदार होता है, ठीक है, जरा से भी आप कीमत घटाइए बढ़ाइए तुरंत मांग वक्र चेंज हो जाएगी। एकाधिकार में कम लोचदार होता है, एकाधिकारात्मक में अधिक लोचदार होता है, और अल्पाधिकार में तो निश्चित ही नहीं है। फर्म के मांग वक्र का ढाल देखें तो AR इक्वल्स टू MR होता है, सरल रेखा एकदम x अक्षांश के बराबर। यहां कम लोच के साथ AR ज्यादा होता है MR से, और यहां अधिक लोच होती है, AR क्या होता है, वो ज्यादा होता है MR से यहां भी। और यहां उलझा हुआ गुत्थीदार मांग वक्र होता है, उसको आप बिल्कुल अस्थिर कह सकते हैं। सब करा दिया मैंने डिटेल में। फर्मों के प्रवेश की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतंत्र और सरल प्रवेश है, ठीक है, और बाहर भी जा सकते हैं, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी कभी भी जा सकती है। एकाधिकार में प्रवेश संभव नहीं होता, कानूनी रूप से भी रोका हुआ हो सकता है या प्राकृतिक रूप से भी असंभव हो सकता है, तो एकाधिकार में तो एक ही रहेगा। अच्छा, एकाधिकारात्मक में स्वतंत्र होता है, अल्पाधिकार में प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित मतलब इतना हैवी निवेश रहता है कि जल्दी कोई घुस ही नहीं पाता। बाजार की दशाओं की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की दशाओं का सबको पूर्ण ज्ञान होता है, एकाधिकार में अपूर्ण ज्ञान होता है, इन तीनों में अपूर्ण ज्ञान होता है। सबको बाजार के बारे में सब कुछ नहीं पता होता, सारी कीमतों की डिटेल नहीं पता होती। विक्रय लागतों की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई जरूरी नहीं है, एकाधिकार में भी जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण या जरूरी होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं उनको अपने, क्योंकि वो वस्तु विभेद रहता है ना, अलग अलग तरह की वस्तुएं बेच रहे होते हैं, तो सबको अपने वस्तु के बारे में बताना रहता है कि मैं ये बेच रहा हूं, मैं ऐसा बेच रहा हूं, मैं वैसा बेच रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक बात है। चलिए अब एक एक करके थोड़ा अलग अलग आंसर देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है ये भी देख लीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। यहां उत्पादित वस्तुएं समरूप यानी एक जैसी होती हैं, यहां पर क्या पाया जाता है, वस्तु विभेद यानी एक जैसी वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्मों का उद्योग में प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र है, कोई भी चाहे तो एंट्री कर ले मार्केट में, कोई भी चाहे तो एग्जिट हो जाए मार्केट से। यहां पर प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है, क्योंकि अल्पाधिकार हो गया चाहे द्वयाधिकार हो गया, यहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन और इतना ज्यादा निवेश रहता है कि आप जल्दी घुस नहीं पाएंगे, और उसी निवेश के कारण आप जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे कि यार हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हम छोड़ के बाहर कैसे आ जाए। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइस टेकर। क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। और फर्म अपनी कोई कीमत नीति नहीं होती, फर्म की अपनी कोई प्राइस पॉलिसी नहीं होती। अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत को निर्धारित करने वाली होती है और फर्म की अपनी कीमत नीति होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मांग वक्र या औसत आगम वक्र एक बड़ी रेखा के रूप में होता है, औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र एक ही होते हैं। मतलब कैसा वक्र हमने देखा था, बिल्कुल ऐसा बराबर एक्स अक्षांश के बराबर। यहां मांग वक्र औसत आगम वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, मतलब हमने इसको बना के भी देखा था ना डिटेल में। जैसे अगर पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो पूर्ण प्रतियोगिता में ये कैसा होगा, मांग वक्र ऐसा होगा एक्स अक्षांश के बराबर। और अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है, हमने देखा था ये AR और ये MR, ये ऐसा होता है। और यहां क्या होता है, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता है, ये अपूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यहां पर पूरी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। यह एक काल्पनिक दशा है, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता इतना आसान नहीं हो कि सबको पूर्ण ज्ञान हो, कोई विक्रय लागत ना हो, ये एक काल्पनिक या आर्टिफिशियल हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से देखा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब एकाधिकार और एकाधिकृत में अंतर बहुत जरूरी है जानना, यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। तो एकाधिकार में वस्तुओं का केवल एक विक्रेता होता है, सिंगल सेलर जिसको बोलते हैं।
यहां वस्तुओं की विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, यहां वस्तुओं की एक ही कीमत विक्रेताओं से ली जाती है, यहां कई कीमतें प्रचलित होती हैं, कीमत विभेद देखा जाता है, यहां मांग वक्र अधिक बेलोचदार होता है, यहां अधिक लोचदार होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में असामान्य लाभ मिलते हैं, यहां अल्पकाल में असामान्य और दीर्घकाल में सामान्य लाभ मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो यहां दोनों समय असामान्य लाभ होता है, चाहे कम समय हो चाहे ज्यादा समय हो। यहां पर कम समय में क्या होगा, थोड़ा असामान्य होगा और बाकी समय में सामान्य लाभ हो जाएगा, क्योंकि पूर्ति उसको फुलफिल कर देगी। यहां समरूप वस्तुएं बिकती हैं, यहां वस्तु का विभेद। देखिए एकाधिकृत में तो वस्तु विभेद सबसे महत्वपूर्ण है। यहां गैर कीमत प्रतियोगिताओं का अभाव होता है, लेकिन यहां केवल गैर कीमत प्रतियोगिताएं होती हैं। गैर कीमत प्रतियोगिताएं मतलब अलग अलग वस्तुओं की जो अलग अलग क्वालिटी है उस हिसाब से कंपटीशन किया जाता है। अब आगे बात पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है। तो अनेक विक्रेता होते हैं, प्रत्येक विक्रेता का कुल पूर्ति में बहुत छोटा भाग होता है। यहां एक विक्रेता होता है, विक्रेता का पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, ये चीज है। फर्मों के उद्योग में प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। दूसरी, फर्म के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती हैं, यह भी देखा जाता है। फर्म उद्योग से कीमत स्वीकार करने वाली होती है। एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग एक ही होते हैं, फर्म कीमत को निर्धारित करने वाली होती है। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, आपको इस तरह से आंसर लिखना है। यहां वस्तु का क्या होगा, एक ही मूल्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई यहां पर बार बार कीमत चेंज नहीं करता है, लेकिन यहां वस्तु मूल्य का विभेद यानी मूल्य में परिवर्तन बार बार देखा जा सकता है। औसत आगम और मांग वक्र पूरी तरह लोचदार होती है और यहां पूरी तरह बेलोचदार होती है। क्यों, अगर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अब अंतर देख लेते हैं थोड़ा, तो पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार में ये लोचदार होती है, यहां पर बेलोचदार होगी। औसत आगम और सीमांत आगम समान होते हैं, AR इज इक्वल टू MR, मैंने बताया है। यहां सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है, ऐसे बताया था ना मैंने आपको अभी। ये औसत आगम होगा और इसके नीचे सीमांत आगम होगा, ठीक है, MR कर्व। और औसत आगम वक्र की तुलना में सीमांत आगम तेजी से नीचे गिरता है। यहां दीर्घकाल में सामान्य लाभ मिलता है और यहां दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ मिलता है एकाधिकार में, क्योंकि वो हमेशा इकलौता है तो ज्यादा बेचेगा। अब एक अंतर और देख लेते हैं एकाधिकृत और अल्पाधिकार में, यानी कि मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में क्या अंतर है देख लीजिए। तो एकाधिकृत, ये अंतर पढ़ते पढ़ते ही आपको रट जाएंगी सारी चीजें अलग से, इसलिए मैंने बार बार आपको चीजें कई सारी रिवाइज करके बताई हैं ताकि आपको कोई चीज का डाउट न रहे। फर्मों की संख्या यहां अधिक होगी, फर्मों की संख्या 2 से अधिक परंतु सीमित होगी, 2 से तो अधिक रहेगी लेकिन फिर भी लिमिटेड रहेगी। यहां विभेदीकृत वस्तुएं यानी प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन पाया जाएगा। यहां विभेदीकृत अथवा समान वस्तुएं दोनों हो सकती हैं। मांग वक्र निश्चित होता है, मांग वक्र अनिश्चित होता है। प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से कीमत और उत्पादन के संबंध में निर्णय ले सकती है, यानी कीमत नियंत्रक होती है, वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती है। लेकिन यहां क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से कीमत के संबंध में निर्णय नहीं ले सकती, बाकी फर्मों पे वो निर्भर रहती हैं। फर्मों में परस्पर सहयोग और समझौते का अभाव पाया जाता है, यहां परस्पर समझौते का सहारा लेकर काम चलता है, वहां तो एक ही फर्म है तो क्या समझौता होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण अंतर भी थे इस चैप्टर के जो आपको ध्यान रखने हैं। तो इस चैप्टर में लगभग सारी चीजें हमने कर ली। मैं फिर कह रहा हूं जो संप्राप्ति वाला पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी आपको कई चैप्टर्स में करा दिया है। संप्राप्ति, अगर आप संप्राप्ति में हमने 3 तरह की संप्राप्तियां कर ली थी, आपको अगर वो ध्यान भी होगा, हमने सब डिटेल में किया है। वो है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये 3 तरह की संप्राप्तियां भी हमने की थी। तो यहां पर क्या होता है, जितना भी आप क्वांटिटी, जितनी भी चीजें बेचते हैं उसकी कीमत से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो आपको कुल आगम यहां या कुल संप्राप्ति मिल जाती है। इस कुल आगम को, टोटल रेवेन्यू को आप क्वांटिटी यानी मात्रा से डिवाइड कर दीजिए तो आपको AR मिल जाएगा। यानी कुल आगम को अगर आप क्वांटिटी या इसको और में लिख सकते हैं और TR अपान मात्रा, तो एवरेज मिल जाएगा। और MR क्या होता है, TRN माइनस 1, यानी नीचे वाली औसत आगम में से ऊपर वाले औसत आगम को, नीचे वाले कुल आगम में से ऊपर वाले कुल आगम को माइनस कर दीजिए तो MR निकल जाएगा। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको ये करा दिया है, इसके संबंध भी बता दिए थे कि ये टोटल रेवेन्यू होता है और ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये एवरेज रेवेन्यू होता है, ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, ठीक है, जब कुल आगम बढ़ता है तो सीमांत आगम घटता है, जब कुल आगम अधिकतम होता है तो सीमांत आगम शून्य होती है, जब कुल आगम घटने लगती है तो सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, ये भी चीजें मैंने आपको बता दी थी। जो भी वस्तु कोई उत्पादक बनाता है उसको बेच के जो भी पैसा उसको मिलता है वो उसका कुल संप्राप्ति होती है। कुल संप्राप्ति को वो मात्रा से भाग देता है तो औसत संप्राप्ति होती है। इसी औसत संप्राप्ति को मांग वक्र भी कहते हैं, मांग
वक्र, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और सीमांत आगम क्या होता है? जो कुल आगम के बीच का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए 1 इकाई बेचा 20 आगम हुआ, 2 इकाई बेचा 25 हुआ, 3 बेचा 28 हुआ। तो पहले तो 20, तो एमआर अगर निकालें आप तो पहले का तो 20 का 20 हो जाएगा, फिर 25 में से 20 5 आ जाएगा, फिर 28 में से 5 3 आ जाएगा, ऐसे ये निकलता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। संप्राप्ति मैंने डिटेल में भी कराई है और यहां भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने एकाधिकार, एकाधिकृत, अल्पाधिकार, द्वयाधिकार, ये सारी चीजें देखी हैं। कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, वहां से आप बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। मतलब ये कि आप क्या कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम सीबीएसई है, एनटीएससी है, ओलंपियाड है, सीबीएसई हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इस सभी बोर्ड्स की शिक्षा आप वहां पे एक एक करके फ्री में ले लेंगे। कोई डिस्काउंट कूपन कोड या कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सोशल मीडिया हैंडल्स में मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको जरूर फॉलो करते रहिए ताकि सारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।